हाय फ्रेंड्स, इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे, यानी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसका पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। संसद के 3 भाग या 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए, संसद के कितने अंग हैं अगर ये पूछता है तो 3 अंग उत्तर होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर कहता है संसद के कितने सदन हैं तो केवल 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा मित्रों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब बात करते हैं भारत में संसदीय प्रणाली। ये ब्रिटेन से ली गई है और भारत में जो संसद है इसमें राज्यसभा है, लोकसभा और राष्ट्रपति हैं। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा को आम सदन या जनता का सदन बोला जाता है, और एक राष्ट्रपति है तीसरा अंग। और ब्रिटेन से लिया गया तो ब्रिटेन से समानता होगा। तो कौन सी समानता है? जैसे ब्रिटेन के संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स होता है और जो कि जनता सदन कहलाता है, और इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है जो उच्च सदन कहलाता है। तो ये लोकसभा के जैसा हो गया और ये राज्यसभा के जैसा हो गया। और उसके बाद राष्ट्रपति के स्थान पर क्वीन होती है। लेकिन हमारा जो संविधान है वो अमेरिका के संविधान से एकदम अलग है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही अंग होते हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। अब इसमें जो है अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है, तो इसमें प्रतिनिधि सभा होता है जिसको जनता का सदन बोलते हैं, और सीनेट होता है जिसको उच्च सदन बोला जाता है। तो ये बेसिक पॉइंट है, इन्हें ध्यान रखना है मित्रों। अब देखिए, संसद के सदन की व्यवस्था अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है। इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया है और लोकसभा को अनुच्छेद 81 में। पहले इसका नाम हाउस ऑफ कॉमन्स हुआ करता था, लेकिन अगस्त 1954 से इसे लोकसभा कहा जाता है। राज्यसभा को पहले जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, लेकिन अगस्त 1954 से इसे राज्यसभा कहा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा मित्रों। तो लोकसभा के अन्य नाम जनता का सदन, आम सदन, चर्चित सभा, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, जिसको लोअर हाउस कहा जाता है। लेकिन वहीं राज्यसभा के अन्य नाम की बात करें तो इन्हें राज्यों का सदन बोलते हैं और इन्हें उच्च सदन के नाम से जानते हैं। मई 1952 से संसद बनी है मित्रों, याद रखिएगा, मई 1952 से संसद बनी है। अब देखिए मित्रों, संसद का विभाजन देखें तो संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति में विभाजित होता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या देखें तो 50 होता है, लेकिन वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 45। इसे ध्यान रखना है मित्रों। और जो अधिकतम सदस्य संख्या था उसमें मनोनीत कितने होते थे? 12, और निर्वाचित कितने होते थे? 238। राज्यों से 234 होते थे, केंद्र शासित क्षेत्रों से 4 होते थे। अब वही बात करें, वर्तमान सदस्य संख्या में 245 है, तो मनोनीत कितने हो गए? 12, और निर्वाचित कितने होते हैं? तो 233। इसे ध्यान रखना है। और उसके बाद इस निर्वाचित सदस्यों में से राज्यों से 229 सदस्य होते हैं, केंद्र शासित क्षेत्रों से 4 होते हैं। अब ये 4 जो है दिल्ली से 3 और पुदुचेरी से 1 होते हैं, इसे ध्यान रखना है। यानी दिल्ली से राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 3 होते हैं और पुदुचेरी से 1 होता है संख्या में। अगर वहीं बात करें लोकसभा की तो अधिकतम संख्या इसकी है 552, लेकिन वर्तमान में 545 ही है, इसे याद रखिएगा मित्रों। अब पहले जो अधिकतम सदस्य संख्या 552 हुआ करती थी तो उसमें मनोनीत कितने होते थे? 2, जो कि एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो भारतीय थे, और निर्वाचित होते थे 550। अब इस 550 का निर्वाचन होता था तो राज्यों से 530 होते थे और यूनियन टेरिटरी से 20 हुआ करते थे। वर्तमान में 545 है, तो इसमें जो है 2 मनोनीत होते हैं और निर्वाचित की संख्या जो है बचा 543। तो 543 में 530 राज्यों से हो गए और यूनियन टेरिटरी से 13 हो गया। अब 13 का विभाजन किया गया है, दिल्ली से 7 होते हैं और अन्य यूनियन टेरिटरी से 6 होते हैं। इसे भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है मित्रों। अब देखिए, राज्यसभा में मनोनीत 12,
सदस्य होते हैं मनोनीत राज्यसभा में, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है इनको, और ये अनुच्छेद 83 के अंतर्गत आता है। और जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं तो वो किस क्षेत्र से होते हैं? साहित्य से, कला से, विज्ञान के क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र या सामाजिक सेवा वाले क्षेत्र से होते हैं। मित्रों, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं और ये बताता है हमें अनुच्छेद 331। आंग्ल भारतीय क्या होते हैं? तो माता इंडियन होनी चाहिए और पिता इंग्लैंड से हों। अनुच्छेद 331 ये जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। यानी अनुच्छेद 331 जो है ये लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार जो हाल ही में 126वां विधेयक लाई है, 104वां संविधान संशोधन जिसको कहा जाता है, ये राष्ट्रपति आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं करेंगे इसके विषय में है। यानी अब जो है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं करेंगे, विधेयक बन चुका है। मित्रों, अब देखिए आंग्ल भारतीयों की परिभाषा जो है ये अनुच्छेद 366(2) में वर्णित किया गया है। राज्यसभा का चुनाव, अब देखिए निर्वाचन का तरीका क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुनाव होता है राज्यसभा चुनाव, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। चुनाव में हिस्सा लेने वाले राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी एमएलए जिसको कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत 2003 से राज्यसभा का चुनाव खुला मत प्रणाली से होता है, यानी गुप्त मत प्रणाली से नहीं होता है। इसे ध्यान रखना है मित्रों। अब आते हैं लोकसभा के चुनाव पर, तो निर्वाचन का तरीका क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी अग्रता ही विजेता, इस सिस्टम से चुनाव होता है इनका, और जिसे ज्यादा वोट मिलता है वही जीत जाता है। अब फॉर एग्जांपल देखें, 100 वोट अगर पड़ा, एक कैंडिडेट 40 वोट मिला, दूसरे एक बी वाले कैंडिडेट को 25 वोट, सी वाले कैंडिडेट को 20 वोट, डी वाले कैंडिडेट को 15 वोट प्राप्त हुए, तो ये सबसे ज्यादा वोट मिला है इसको, यानी ए वाले को सबसे ज्यादा वोट मिला है और इसे सबसे ज्यादा वोट मिला तो यही जीत जाएगा। बाकी जो तीनों मिला के ये सब 60 वोट हो रहे हैं, तब भी ये सब हार जाएंगे। तो इन्हें याद रखिएगा कि जिसे ज्यादा वोट मिलेगा वही जीतता है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पता भी होगा मित्रों। संसद के सदनों की अवधि, इसके बारे में अनुच्छेद 83 हमें बताता है। और लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। एक नोट पॉइंट याद रखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो गया तो उस समय लोकसभा की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसे याद रखिएगा। और राज्यसभा का जो कार्यकाल है ये अनिश्चित होता है, यानी सदैव चलता रहता है मित्रों। राज्यसभा प्रत्येक 2 वर्ष में या विराम में आता है, यानी राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन चुनाव होता है राज्यसभा का प्रत्येक 2 वर्ष पर, यानी राज्यसभा का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। और इस चुनाव के द्वारा राज्यसभा में 1/3 नए सदस्य आते हैं। याद रखिएगा मित्रों, इसमें जो है 1/3 नए सदस्य आते हैं और इस चुनाव का कार्यकाल होता है 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष में 1/3 नए सदस्य आते हैं और 1/3 राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आपके मन में प्रश्न आता होगा कि 1952 में गठन हुआ, 1952 से चल रहा है, तो 1954 में राज्यसभा का चुनाव हुआ होगा, तो इसमें 1/3 का लकी ड्रा निकाला गया था और इन्हें लकी ड्रा, जिसका लकी ड्रा में नाम आता था उन्हें बाहर कर दिया जाता था। यानी इस लकी ड्रा में जिसका नाम आ गया वो व्यक्ति राज्यसभा सदस्य से हटा दिया जाता है। ऐसे ही अगर देखें तो 1956 में भी चुनाव हुआ होगा, तो इसमें भी लकी ड्रा निकाला गया था। उसके बाद 1958, अब 1958 से प्रॉपर चुनाव होता है, क्योंकि अब यहाँ 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर
1958 से प्रॉपर चुनाव हुआ, लेकिन 1954 और 56 में लकी ड्रा द्वारा चुनाव हुआ था। इसे ध्यान रखिएगा मित्रों। यानी अगर बात करें 1952 के सदस्य का कार्यकाल, तो 2 वर्ष तक ही कार्यकाल उनका रहा, और 1954 के सदस्य का कार्यकाल 4 वर्षों तक रहा। अब देखिए सदन के सदस्यों की योग्यता, ये अनुच्छेद 84 के अंतर्गत आता है, और इसमें पहले हम लोग लोकसभा पढ़ेंगे। तो लोकसभा में जो लोकसभा सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं कितनी होनी चाहिए, तो वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 25 वर्ष हो, वह पागल व दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, और जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण न की हो, और चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी न पाया गया हो, जिसे 2 वर्षों से अधिक सजा न हुई हो, दहेज प्रथा, सती प्रथा, छुआछूत आदि में लिप्त न हो, दल बदल का दोषी न पाया गया हो। तो ये लोकसभा सदस्य के लिए योग्यताएं हैं। अब राज्यसभा के सदस्य के लिए योग्यता कौन कौन सी है, अब उसको देखें। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। वहां पर 25 वर्ष, यानी लोकसभा में 25 वर्ष था, यहाँ पर 30 वर्ष। वह पागल एवं दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर ये न हो। अब जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार तो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण न की हो, चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी न पाया गया हो, जिसे 2 वर्षों से अधिक सजा न हुई हो, दहेज प्रथा, सती प्रथा, छुआछूत आदि में लिप्त न हो, दल बदल का दोषी न पाया गया हो। ये जो है, ये पॉइंट लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य दोनों के लिए लागू होता है। अब बात करते हैं पद की रिक्तता। तो लोकसभा सदस्य का पद कैसे खाली होता है और राज्यसभा के सदस्य का पद कैसे रिक्त होता है। तो ये अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। याद रखिएगा मित्रों, अगर ये अपना त्याग पत्र दे दिए तभी इनका पद रिक्त हो जाएगा। तो ये अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को दे देते हैं, लेकिन राज्यसभा सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यसभा के सभापति को देते हैं। और याद रखिएगा, लोकसभा सदस्य लगातार 60 दिन तक कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसको पद से मुक्त कर दिया जाता है। और राज्यसभा सदस्य के लिए भी यही लागू होता है कि लगातार अगर 60 दिन तक कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसको भी पद मुक्त कर दिया जाता है। और बात करें अगले पॉइंट की, तो यदि सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल चुन लिया गया है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। और इसमें भी यही बात लागू होता है कि यदि सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल चुन लिया जाता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। इसे ध्यान रखिएगा मित्रों। बात करते हैं कि अगर यदि एक व्यक्ति 2 सदनों से चुन लिया गया हो, अगर 2 सदन से चुन लिया गया हो तब भी एक सदन में उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो एक ही समय में चुना गया हो अगर, तो क्या होगा, उसे जो है 10 दिन के अंदर यह बताना होगा कि वह किस सदन के सदस्य के रूप में कार्य करना चाहता है। अगर एक ही समय में चुनाव हुआ और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में वो चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर ये बताना होगा कि वह किस सदन के सदस्य के रूप में कार्य करना चाहता है। यदि वह 10 दिन में नहीं बता पाता है तो उसे राज्यसभा से पद मुक्त कर दिया जाता है। याद रखिएगा मित्रों, राज्यसभा से पद मुक्त कर दिया जाता है। और अगर अलग अलग समय में चुना गया हो तब उस स्थिति में क्या होता है, तो उस स्थिति में जिस सदन में वह पहले चुनकर आता है तो उसे उस सदन से पद मुक्त कर दिया जाता है। पहले सदन में उसका पद खाली हो जाता है। जैसे मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति पहले लोकसभा में चुना गया और कुछ समय बाद वह राज्यसभा में चुना जाता है तो उसके लोकसभा की सीट रिक्त हो जाएगी। और ऐसे ही अगर यदि कोई व्यक्ति पहले राज्यसभा में चुना गया और कुछ समय बाद वह राज्यसभा में चुना जाता है तो उसके राज्यसभा की सीट रिक्त हो जाएगी। इसे भी ध्यान रखिएगा मित्रों। अब इनके शपथ की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं और प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। याद रखिएगा मित्रों, राष्ट्रपति जो है एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं और प्रोटेम स्पीकर जो है लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। अगर बात करें प्रथम प्रोटेम स्पीकर की तो जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर को बनाया गया था। इसे भी ध्यान रखना है मित्रों। और यदि कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेता है तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपए जुर्माना देना होता है। इसे भी ध्यान रखिएगा मित्रों।
अब बात करते हैं लोकसभा के सीटों की संख्या। तो 1971 के जनसंख्या के आधार पर 2026 तक लोकसभा के सीटों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी। यानी 1971 की जो जनसंख्या है उसको आधार मानते हुए 2026 तक लोकसभा के सीटों की संख्या को अपरिवर्तित रखा गया है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ रहा है, अब प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होता है, तो इस जनगणना के फलस्वरूप एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। यानी प्रत्येक जनगणना के फलस्वरूप एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है और इस गठन का उद्देश्य होता है कि वो लोकसभा के सीटों की संख्या को बढ़ा सकती है। तो पहले परिसीमन आयोग का गठन 1952 में किया गया था। उसके बाद 1962 में दूसरा परिसीमन आयोग का गठन हुआ। तीसरे परिसीमन आयोग का गठन 1972 में हुआ और चौथे परिसीमन आयोग का गठन 2002 में हुआ था। और याद रखेंगे अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए लोकसभा सीटों का आवंटन, अब इसके बारे में देखें तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है 80। उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आता है 48, पश्चिम बंगाल 42, आंध्र प्रदेश 42, बिहार में 40 है, मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, राजस्थान में 25 और वहीं बात करें ओडिशा में 21, केरल में 20, झारखंड में 14, असम में 14 और बात करें पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10, जम्मू कश्मीर की बात करें तो 6, उत्तराखंड की बात करें 5, हिमाचल प्रदेश में 4, अरुणाचल प्रदेश में 2, गोवा में 2, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, सिक्किम में 1। अगर संघ राज्य क्षेत्र की बात करें और एक त्रिपुरा छूट गया मित्रों, त्रिपुरा में 2। अब संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो अंडमान निकोबार में 1, चंडीगढ़ में 1, दादरा एवं नागर हवेली में 1, दिल्ली में 7, दमन व दीव में 1, लक्षद्वीप में 1, पुदुचेरी में 1। अब बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र की, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा यानी 7 लोकसभा सीटें हैं, इन्हें ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर अभी परिवर्तित हुआ है तो इन्हें भी आप ध्यान रखना है आपको। अब याद रखिएगा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 79 सीटें आरक्षित हैं, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 40 सीटें आरक्षित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है मित्रों, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन देखें तो उत्तर प्रदेश में 31 सबसे ज्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र में 19, आंध्र प्रदेश में 18, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16, कर्नाटक में 12, गुजरात में 11, मध्य प्रदेश में 11, ओडिशा में 10, राजस्थान में 10 और बात करते हैं केरल में 9, असम में 7, पंजाब में 7, झारखंड में 6, छत्तीसगढ़ में 5, हरियाणा में 5, जम्मू कश्मीर में 4, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, अरुणाचल प्रदेश में 1, गोवा में 1, मणिपुर में 1, मेघालय में 1, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, सिक्किम में 1 और त्रिपुरा में 1। वहीं संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो दिल्ली में 3, पुदुचेरी में 1। इसे भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की, तो इस पद को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके चुनाव की तिथि का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं और लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, इसे ध्यान रखिएगा मित्रों। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अलग से किसी शपथ की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, वह लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। इसे ध्यान रखिएगा मित्रों कि उसे जो है लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अलग से किसी शपथ की आवश्यकता नहीं होती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका का निर्वहन करता है। यानी अगर लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली है तो उपाध्यक्ष उस पद की भूमिका का निर्वहन करते हैं। लेकिन अगर संविधान के अनुच्छेद 95(1) में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के किसी सदस्य को नियुक्त किया जा सकता है। इसका मीनिंग हुआ कि अगर
जो है अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष काम करेंगे, और अगर उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। अब बात करें लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो इन्हें जो है लोकसभा अपने तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटा सकता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा अपने तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटा सकता है। इन्हें हटाने से पहले अध्यक्ष को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। यानी अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो उन्हें कम से कम 14 दिन पहले यह नोटिस दिया जाना चाहिए कि उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब बात करें त्यागपत्र की, तो ये अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। यानी ये जो है अपना त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। इसे बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा मित्रों। अब बात करते हैं, अगर लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष वोट दे सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि अगर लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष वोट दे सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ये केवल निर्णायक मत नहीं दे सकते। यानी ये केवल निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपना सदस्य के रूप में जो वोट है वो अपना दे सकते हैं। दूसरा है, क्या संसद की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल संसद की प्रक्रिया में ये भाग ले सकते हैं। फिर अध्यक्षता कर सकते हैं, तो ये अध्यक्षता नहीं कर सकते क्योंकि इनको हटाने की प्रक्रिया चालू है। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य। तो लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य बैठकों का संचालन करना और कार्यवाही को व्यवस्थित व नियंत्रित करना है। मतभेद की अवस्था में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसे ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में गतिरोध पैदा हो गया तो उस स्थिति में सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। किसी प्रस्ताव के पक्ष व विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। यानी किसी प्रस्ताव के पक्ष व विपक्ष में बराबर मत पड़ गया तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। अब बात करें, दल बदल विरोधी कानून के तहत लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निरर्थता पर फैसला करें। आगे बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष यह भी तय करता है कि सदन में कौन सदस्य कितनी अवधि तक बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। लोकसभा की बैठक के लिए यदि गणपूर्ति यानी कोर्रम जिसको कहते हैं, कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10 सदस्य संख्या, यानी 1/10 कितना होता है 545 वर्तमान में है, तो 1/10 लगभग 55 सदस्य गणपूर्ति में होता है। तो इस 55 सदस्य अगर नहीं है तो बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर सकते हैं जब तक कि गणपूर्ति न हो जाए। इसे भी ध्यान रखना है मित्रों। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष का वेतन। ये इसका प्रावधान अनुच्छेद 97 में किया गया है और इनका वेतन संसद निर्धारित करता है। इन्हें राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के समान ही वेतन दिया जाता है। वर्तमान में 4 लाख है। राज्यसभा के सभापति की बात करें तो इनका प्रावधान अनुच्छेद 89 में किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित करते हैं। ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इसे बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। त्यागपत्र जो है ये राष्ट्रपति को देते हैं। इनका निर्वाचन सभापति के रूप में नहीं होता है, बल्कि उपराष्ट्रपति खुद ब खुद सभापति बन जाते हैं। तो इनका चुनाव नहीं होता है सभापति के रूप में, ये याद रखिएगा। हटाए जाने की प्रक्रिया, तो देखिए राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया ही है ये। सदैव राज्यसभा से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत होती है। राज्यसभा के तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा की सहमति से इन्हें हटाया जा सकता है। अब बात करें सभापति की शक्तियां एवं कार्य, तो ये सभा के
पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, ये सभा के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं, ये अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं, सभा के विचार विमर्श में भूमिका का निर्वहन करते हैं, सभा में व्यवस्था बनाए रखते हैं, ये बनाए रखने का काम करते हैं। मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा। यदि सभापति को हटाए जाने की प्रक्रिया राज्यसभा में प्रारंभ हो गया है तो उस समय सभापति अध्यक्षता नहीं कर सकते और अपने निर्णायक मत का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। मित्रों, इसे भी ध्यान रखना है। उपसभापति की बात करें, वाइस चेयरमैन की, तो ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं और इनका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। त्यागपत्र ये सभापति को देते हैं। हटाने की प्रक्रिया इनका जो है क्या है, तो इन्हें राज्यसभा के तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसे भी ध्यान रखना है। अब बात करें, यदि उपसभापति को हटाए जाने की प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू हो चुका है तो उस समय ये अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं और अपना निर्णायक मत भी नहीं दे सकते, लेकिन राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपना मत दे सकते हैं। याद रखिएगा एक पॉइंट कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अब बात करें लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर और प्रथम उपाध्यक्ष थे एम अनंत सैनम अयंगर। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला साहब हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो अन्ना द्रमुक के एम थम्बिदुरई। और अगर बात करें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, तो प्रथम सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, प्रथम उपसभापति थे एस वी कृष्णमूर्ति राव। वर्तमान सभापति की बात करें तो एम वेंकैया नायडू हैं। वर्तमान उपसभापति की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। इसे ध्यान रखिएगा मित्रों। अब बात करते हैं लोकसभा के महासचिव का, तो इनका प्रावधान अनुच्छेद 98 में है। ये कैबिनेट सचिव के लेवल के होते हैं। इनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और वर्तमान महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। और अगर बात करें राज्यसभा के महासचिव की, तो इनका भी अनुच्छेद 98 के तहत है प्रावधान है। ये भी कैबिनेट के सचिव के लेवल के होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है और वर्तमान महासचिव है देश दीपक वर्मा। इसे ध्यान रखिएगा मित्रों। संसद के नेता के बारे में अब चर्चा करें तो विपक्ष का नेता, तो इस पद को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। छाया मंत्रिमंडल की तरह ये काम करते हैं, तो इनके कॉन्सेप्ट को ब्रिटेन से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि विपक्ष के नेता के पास कम से कम लोकसभा में 55 सीटें होनी चाहिए और राज्यसभा में 25 सदस्य होनी चाहिए। 1977 के पार्लियामेंट एक्ट के अनुसार विपक्ष के नेता को मंत्री का दर्जा दिया जाता है। सैलरी भत्ते आदि मंत्री के बराबर ही दिए जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पहले विपक्ष के नेता की, तो लोकसभा में राम सुभग सिंह पहले विपक्ष के नेता रहे। राज्यसभा में श्याम नंदन मिश्रा पहले विपक्ष के नेता रहे। वर्तमान की स्थिति की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में कोई सदस्य विपक्ष का नेता नहीं है और राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद, इसे ध्यान रखिएगा। और लोकसभा चुनाव जब हुआ था 16वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 44 वोट मिला था, ये विपक्ष पार्टी थी। और 17वीं लोकसभा में 52, तो ये न यहाँ पर कोरम पूरा कर पाए न यहाँ पर कोरम पूरा कर पाए, यानी गणपूर्ति 16वीं लोकसभा चुनाव में भी नहीं हुई और 17वीं लोकसभा चुनाव में नहीं हुई, क्योंकि 55 सदस्य होने चाहिए। तो 16वीं लोकसभा चुनाव में 44 सीट मिला था और 17वीं 52, तो 55 पूरा नहीं कर पाए, इसलिए लोकसभा में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है। अब बात करें सदन के नेता की, तो सदन के नेता से अभिप्राय सामान्यतः प्रधानमंत्री से होता है, किंतु प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में किसी मंत्री को भी नियुक्त कर सकते हैं यदि वह मंत्री लोकसभा का सदस्य हो तो। याद रखिएगा मित्रों, यदि मंत्री लोकसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री उस सदन के नेता के रूप में उसे नियुक्त कर सकते हैं। संविधान में इस पद के प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन सदन के नियम और कानून में इसका उल्लेख किया गया है। मित्रों, अगर देखें वर्तमान में लोकसभा के सदन का नेता श्री नरेंद्र मोदी हैं, राज्यसभा के सदन का नेता थवर चंद्र गहलोत हैं। वहीं कांग्रेस से देखें सदन का नेता अधीर रंजन चौधरी, इसे ध्यान रखिएगा मित्रों। अब बात करें व्हिप की या सचेतक की, तो व्हिप का अर्थ होता है लिखित आदेश।
प्रत्येक राजनीतिक दल का संसद में अपना व्हिप होता है, चाहे वह सत्ता में हो अथवा विपक्ष में। यानी कोई सत्ता में है या विपक्ष में है, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक राजनीतिक दल का संसद में अपना एक व्हिप होना चाहिए। इसकी नियुक्ति राजनीतिक दलों के द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में की जाती है और यह संसद में अपने दल के सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखता है एवं संबंधित सदस्यों पर व्हिप के निर्देशों का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। इस पद का उल्लेख न तो संविधान में है और न ही सदन के विधि में है, सदन के कानून में है। अगर मुख्य सचेतक की बात करें तो जो व्हिप को जारी करता है उसे मुख्य सचेतक कहते हैं। इसकी सहायता के लिए अन्य सचेतक होते हैं। बीजेपी का मुख्य सचेतक अगर देखें तो संजय जायसवाल हैं और 3 प्रकार के व्हिप जारी किए जाते हैं, 1 लाइनर, 2 लाइनर और 3 लाइनर। इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मित्रों आज हम लोग इतना ही रखेंगे और पॉलिटी का ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।